हेलो एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी अपना स्टडी वीज़ा जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं या उनकी अपॉइंटमेंट करीब आने वाली है। एक्चुअली इस वीडियो में मैं बताऊंगा ये चीज़, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस वीज़ा इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, किस तरह के उनके आंसर्स करने चाहिए, क्या चीज़ें आपको पहले से तैयार करके जानी चाहिए, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों के लिए आपकी जो पहले से तैयारी होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखें और एंड पे अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम वकार हसन है। पाकिस्तान में मैं गुजरात से तल्लुक़ रखता हूं और पिछले 8 महीने से मैं जर्मनी में एज अ स्टूडेंट रह रहा हूं और मैं इसी तरह का कंटेंट बनाता रहता हूं जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के लिए। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी दूसरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। एक्चुअली एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि जो तालीम हासिल करना है, जो एजुकेशन है, वो आपका बेसिक राइट है, वो आपका बुनियादी हक है। कोई भी आपको उससे रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी आपको ये हक आपसे छीन नहीं सकता। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि मैं एक लीगल पर्पज़ के लिए जर्मनी जा रहा हूँ, मैं एक अच्छे मकसद के लिए जर्मनी जा रहा हूँ। और अनलेस कि आपको बहुत बड़ा ब्लंडर या मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी कोई गलती कर रहे हैं, तो आपको इस हक से छीन नहीं सकते। अब ब्लंडर और मिस्टेक से क्या मुराद है? ब्लंडर और मिस्टेक से मुराद ये है कि आप कोई फेक डॉक्यूमेंट उनको दें जो एक्चुअली एक क्राइम है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अभी से याद रखें कि आपको बैन भी कर सकते हैं और परमानेंट यूरोप में बैन कर सकते हैं। तो आप इस तरह का ब्लंडर ना करें। इसके अलावा उनको आपकी सीरियसनेस ऑफ इंटेंशंस पे शक हो कि ये बंदा सीरियस नहीं है अपनी एजुकेशन के लिए या उस पर्पज़ के लिए जिसके लिए वो यहाँ जाना चाह रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इनका आप ख्याल रखें। इसके अलावा आपका इंटरव्यू अगर बुरा है, अच्छा है, तो 99% वो आपको वीज़ा इंटरव्यू दे देंगे। लेकिन स्टिल आपको अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए तैयारी करके जानी चाहिए, क्वेश्चंस को देख के जाना चाहिए। जिस तरह के आपके क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, उनकी तैयारी करके जानी चाहिए। तो वो मैं ब्रेक डाउन एक एक करके करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस में के दौरान क्या क्या हुआ। मैंने एक्चुअली अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया था 19 सितंबर 2022 को और मेरी अपॉइंटमेंट आई थी 5 मई 2023 को। उसके बाद 5 मई को मेरी अपॉइंटमेंट थी। 4 मई को मैं इस्लामाबाद में पहले से चला गया था अपने रिलेटिव्स के यहाँ, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी एम्बेसी पहुँच सकूँ और वहाँ पहुँचने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। और 5 मई को सुबह 6 बजे उठ के मैं अपनी एम्बेसी चला गया था। मेरा जो अपॉइंटमेंट टाइम था, जो वीज़ा इंटरव्यू टाइम था, वो 7 AM था। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम नहीं होता। आप थोड़ा सा, मेरा एक्चुअली जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था वो 10 AM पे हुआ था, तो आपको थोड़ा वेट करवाया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। खैर मैं वहाँ जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक शटल सर्विस होती है जिसमें आपको गाड़ी में बिठा के वो आपको एम्बेसी तक लेके जाते हैं। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होती है उनकी रीचेकिंग होती है, वो देखा जाता है कि क्या आपने इनको सही ऑर्डर में रखा है या नहीं रखा। तो हमेशा याद रखें कि आपने इनको सही ऑर्डर में रखना है, जिस तरह वीज़ा एम्बेसी में के वेबसाइट पे दिया गया है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा वेट करवाया जाता है, 2-3 घंटे वेट भी करवाया जा सकता है। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर के सामने लेके जाया जाता है। वीज़ा ऑफिसर एक्चुअली अंदर बैठा होता है, उसके बाद सामने उसके एक ग्लास, एक शीशा लगा होता है और आप बाहर खड़े होते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप कहीं नादरा वगैरह में या किसी सरकारी दफ्तर में जाएं तो अंदर बैठे होते हैं जो उनके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और बाहर आपको खड़े होते हैं और एक सिंपल सी चिट चैट होती है 5 से 8 मिनट की, सिंपल सी एक नॉर्मल टॉक होती है। ये कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है जिसमें आपको सूटेड बूटेड होकर आप सामने जाके कुर्सी पे बैठेंगे और आपका आधा घंटा इंटरव्यू करेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। खैर जब मैं अपने वीज़ा इंटरव्यू के सामने चला गया तो उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखने स्टार्ट किए। पहले उसने मेरी एक बायोमेट्रिक पिक्चर ली, उसके बाद मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए, उसके बाद उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखने स्टार्ट किए। जैसे जैसे वो डॉक्यूमेंट्स देख रहा था तैसे तैसे वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था उन डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। तो जब उस और इनको सबको टाइप भी करता जा रहा था वो अपने कंप्यूटर में। जब डॉक्यूमेंट्स उसने देख लिए उसके बाद उसने मुझसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए। क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बता दिया कि आपका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वही उसको नजर आ रहा था, तो आप एक अच्छी सी टी शर्ट या शर्ट पहन के चले जाएं जो नीट एंड क्लीन हो, और कोई सूटेड वूटेड हो के 3 पीस पहन के जाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया कि 5 से 6 मिनट की कोई सिंपल गुफ्तगू होती है, तो इट डजेंट मैटर कि कितनी अच्छी ड्रेसिंग करके आप आए हैं, वो आपके क्वेश्चन से ही आपको और आपके आंसर से ही आपको जज करेगा। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। जो मेन क्वेश्चंस हैं जिन पे सारा इंटरव्यू रिलाई कर रहा होता है वो 3 ही हैं: वाई जर्मनी, वाई दिस कोर्स एंड वाई दिस यूनिवर्सिटी। अब इनको आपने टैकल कैसे करना है, इनका आंसर आपने कैसे करना है, उसके लिए कुछ टिप्स हैं।
वाई जर्मनी। अब वाई जर्मनी का मैं उसने मुझे सोचा कि आपने जर्मनी ही क्यों आना चाहते हैं, आप किसी और मुल्क क्यों नहीं जा रहे। तो इसके आप मल्टीपल रीज़न दे सकते हैं। मैंने कहा कि जर्मनी एक तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, इस पर ट्यूशन फीस नहीं होती। इसके अलावा जो इनका स्टडी लेवल है, रिसर्च लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और काफ़ी ज़्यादा एडवांस कंट्री है। तो इस वजह से मैं जर्मनी आना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें उसको मुतमिन करके आप भी इस तरह के आंसर दे सकते हैं। उसके बाद उसने पूछा कि यही यूनिवर्सिटी क्यों और कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। तो इसका भी आंसर आप मल्टीपल तरीके से देख सकते हैं। इसकी टिप ये है कि आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, देखें कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स कौन से हैं, उन प्रोफेसर्स के आर्टिकल्स कौन कौन से पब्लिश हुए हैं। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप अपना आंसर दे सकते हो। आप ये कह सकते हो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इस वजह से मैंने अप्लाई किया। आप ये कह सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनके काम से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, इन्होंने ये आर्टिकल्स पब्लिश किए। तो आप जितनी जितनी डिटेल्स में जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, उतना उतना वीज़ा ऑफिसर को पता चलता जाएगा कि वाकई ये बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसने वाकई सर्च की है, इसने वाकई टाइम निकाला है, ये चीज़ें इनको पता हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, अपनी सीरियस ऑफ इंटेंशन है ये आप अपनी ज़्यादा क्लियर कर दोगे इस चीज़ से। उसके बाद आप इनको बता सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी में इन्हें ये अवार्ड जीते हैं, इनकी टॉप फील्ड ये वाली है। तो इस तरह के कई तरह आंसर्स दे सकते हैं कि आप उस वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हो कि मैंने ये यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की। उसके बाद जब बात आ जाएगी कि यही कोर्स क्यों, तो आप उसको बता सकते हो। मैंने जिस तरह बताया कि मैंने पीछे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो ये कोर्स मेरी प्रीवियस डिग्री से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहा है। उसमें जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े वो मैंने अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं इससे भी अपने जो कैरियर है वो ग्रो करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि कोर्स कंटेंट बहुत अच्छा लगा और जो जर्मनी में ये जो कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाया जाता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी ज़्यादा इसका नाम है, इस वजह से मैं इस कोर्स में जाना चाह रहा हूँ। तो मल्टीपल तरीके से आप इनका आंसर दे सकते हो। तो मैंने जैसे पहले बताया कि जितना आप डिटेल्स में जाओगे, जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर करोगे कोर्स कंटेंट के रिलेटेड, करिकुलम के रिलेटेड, इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, जर्मनी के रिलेटेड, तो उतना ही वो ज़्यादा इंप्रेस होगा वीज़ा ऑफिसर और उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे वीज़ा लगने के। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि जितनी डिटेल्स में जितनी तफसीलात आप उसको बताओगे वो उतने ही ज़्यादा कन्विंस होता जाएगा। तो ये मेन क्वेश्चन थे। इसके अलावा शायद आपसे वो ये भी पूछ सके कि ये कोर्स कोई और कंट्रीज़ में भी ऑफर हो रहा है, तो पाकिस्तान में भी हो रहा है, इसके अलावा और भी हो रहा है। तो आप उनको बता सकते हो कि पाकिस्तान में अभी स्टडी लेवल या रिसर्च लेवल उस लेवल की नहीं है जितनी वो जर्मनी में है, और वो टेक्नोलॉजिकल जर्मनी बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्री है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़। तो इस वजह से मैं इसमें परसू करना चाह रहा हूँ। इसके बाद छोटे मोटे और क्वेश्चंस होते हैं। आपके स्पॉन्सर के बारे में पूछा जाएगा, जिस तरह मुझसे पूछेगा आपके स्पॉन्सर कौन से, मैंने कहा मेरे भाई हैं। उसके बाद उसने बैंक स्टेटमेंट देखी, ब्लॉक अमाउंट की कंफर्मेशन देखी, इंश्योरेंसेस देखी। उसके बाद उसने मुझे पूछा कि आपने लैंग्वेज के लिए क्या किया, तो मैंने कहा आइट्स सेवन किया हुआ है। इसके बाद स्पॉन्सर का पूछा कि स्पॉन्सर क्या जॉब करते हैं, मैंने कहा कि दुबई में जॉब करते हैं। जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 से 7 लाख की होनी चाहिए, मेरी तकरीबन 6 लाख की थी। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है और मेरे क्या हैं वो हम सबको पता है, लेकिन आपने कहना यही है कि मैंने फ्यूचर में स्किलफुल हो के एजुकेशन ले के वापस अपने कंट्री में आना है और वहाँ आके सर्व करना है। हो सकता है मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करूँ या अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाऊँ, लेकिन मैंने वापस आके अपने ही कंट्री में काम करना है। तो उसके बाद आपको कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज या जिस भी इंडस्ट्री में आपने जाना है उनके कुछ नाम पता होने चाहिए कि मैंने इस इंडस्ट्री में या इस सॉफ्टवेयर हाउस में जाना है, ताकि अगर वो उस टाइम पूछे कि किस सॉफ्टवेयर हाउस को आप टारगेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आपके कोई रिलेटिव्स हैं जर्मनी में या यूरोप में। मैंने कहा नहीं, मेरे तो नहीं है। हाँ, अगर आपके हैं और ब्लड रिलेशन है, कोई आपका भाई है या आपके फादर साहब हैं, तब आप उनको बता सकते हैं, और लीगल भी होने चाहिए। और मैं गुजरात से, मुझे पता है कि किस तरह तरीक़ों से लोग यूरोप में आ जाते हैं। तो लीगल भी होने चाहिए और ब्लड रिलेशन होने चाहिए, तभी आप हाँ करें, अदरवाइज़ आप ना कर दें, उस चीज़ को अवॉइड कर दें। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि आपका जो ब्लॉक मोड है वो तो 1 साल का है, तो बाकी सालों में क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे। तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरे भाई अभी भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और बाद में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये उनको भी पता होता है कि आपने जॉब्स कर लेनी है, हमें भी पता होता है कि हमने जॉब्स कर लेनी है, लेकिन इसका ऑफिशियल और अच्छा आंसर ये है कि आप यही कहें कि मेरी फैमिली ही मुझे सपोर्ट करेगी सेकंड ईयर में भी। इसके बाद उसने मुझे एक ब्लैंक पेपर दिया। उसने कहा कि मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनके आंसर्स लिख के मुझे आप दे दो। क्वेश्चन यही थे कि आपकी मोटिवेशन क्या है, वाई दिस कोर्स, वाई जर्मनी एंड वाई दिस यूनिवर्सिटी। तो मैंने लिख के उनको वापस कर दिया। उसके बाद उसने मुझे एक चालान फॉर्म दिया जो 75 यूरो का था। उसने कहा कि आप सबमिट करवा दें। उसके बाद मैं पासपोर्ट उन्होंने मुझसे ले लिया था, मैं चालान फॉर्म लेके वापस आया। उसके बाद चालान फॉर्म दिया, सबमिट करवाया। उसके बाद मैं वापस आ गया। 30 दिन बाद मेरा वीज़ा आ गया। उसके बाद मैंने टिकट कराई। 21 दिन बाद मैं जर्मनी आ गया और अभी आपके सामने बैठा हूँ। तो एट द एंड द होल पॉइंट इज़ के इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप नॉर्मल लें, सर पे ना सवार करें।
ये एक सिंपल सी चिट चैट कैजुअल सी टॉक होती है जिसमें आपने सच बोलना है, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं देना। ये क्राइम है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और इसके बाद आपके बहुत सीवियर इम्पैक्ट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। आप पे केस हो सकता है फेक डॉक्यूमेंट्स का, आपको परमानेंट बैन किया जा सकता है यूरोप में। तो इस तरह का कुछ नहीं करना, टोटली ऑनेस्ट होकर सच बोल के जवाब देना है जो भी बात करनी है। और इसके बाद आपने अपने घर आ जाना है और आपका वीज़ा लग जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह उनको टैकल करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्टडी गैप है और CGPA बहुत ज़्यादा कम है। आपको पता नहीं होगा लेकिन आपके भाई का भी CGPA 2.5 था और स्टडी गैप भी 5 साल का था, लेकिन स्टिल मैंने जर्मनी में एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर किया। तो मैं इस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप किन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके, किन टिप्स को फॉलो करके आप लो CGPA और इस तरह के स्टडी गैप के से साथ स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन सिक्योर कर सकते हो जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में। तो स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।